अगर हम बात करें 50 प्लस जिसके यहाँ एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या क्या चीज़ें हैं जैसे कंप्लायंसेस में कि वो तो होनी ही चाहिए मैंडेटरी? वेरी ट्रू। फर्स्ट डे आप देखिए किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर पर्सन फोटोकॉपी मशीन के पास ही बैठा मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमेशा हम मिस कर देते हैं वो होता है एग्जिट इंटरव्यू इवैल्यूएशन। हाय अमित, हाउ आर यू? हाय, ऑल वेल। हम बस इतना जानना चाहेंगे कि आपने आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आपका इस इंडस्ट्री में, एचआर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आगे आपकी क्या प्लानिंग है इन चीज़ों में? ओके, 20 साल के आसपास हो गया है, सो इट्स काफ़ी लंबा टाइम है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद आई बस यही ढूंढ रहा था कि किस तरह से कौन सा नया, किस इंडस्ट्री में, किस डोमेन में जहाँ अपना करियर बनाया जाए। तो वहाँ एक चीज़ का पता लगा कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। फैमिली बिजनेस था, इनफैक्ट कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो काफ़ी चीज़ों का नॉलेज था, बहुत वेरीड नॉलेज था। सो इन स्पाइट ऑफ गोइंग कि एक डायरेक्शन में जाने के बदले लेट्स थिंक कि कुछ नया किया जाए। तो उस टाइम पर आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-2004, तो इंडिया में उस टाइम पर बिजनेस आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। BPOs वर द न्यू थिंग इन, और यू कैन से आजकल की लैंग्वेज में कहा जाए वॉज द ट्रेंडिंग थिंग एट दैट टाइम। सो started my career with BPO call center. That was my first school. सबसे अच्छी बात ये रही कि I learned communication, I learned how to interact with people in India and outside India. टेलीफोन फियर जो एक वर्ड होता है कि कॉल, आप फ़ोन उठा के किसी भी अनजान व्यक्ति से किस तरह से बात कर सकते हो, एंड स्टार्ट प्रोबिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, ये सब चीज़ें सीखा। फिर उसके बाद ईयर 2006 में यश टेक्नोलॉजीज के साथ मेरा पहला हार्डकोर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आई लर्न रिक्रूटमेंट फ्रॉम देयर। उससे पहले थोड़ा सा टाइम मैंने विप्रो के साथ इन HR डिपार्टमेंट स्पेंड किया था, और वहाँ मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ, आई कैन इंटरेक्ट, मैं लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकता हूँ, उनके एस्पिरेशंस अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। उसके बेस पर फिर मैंने सोचा कि आई हैव दिस स्किल्स, और फिर वर्किंग विद हार्डकोर USIT रिक्रूटमेंट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि दिस इज सो इट ऑल वाज, आई थिंक इट वाज ऑल डिस्टाइंड। ये ऊपर वाले ने ही प्लान करके रखा था कि पहले आप कम्युनिकेशन सीखो, फिर आप प्रोसेसेस सीखो, फिर आप रिक्रूटमेंट सीखो। सो ही वाज प्रिपेयरिंग मी टू एंटर इनटू दिस HR वर्ल्ड, एंड देन ऑनवर्ड्स फिर बाकी 16 years की जर्नी कंटिन्यूसली इन HR इंडस्ट्री, फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिसोर्स मैनेजमेंट टू हेडिंग द टैलेंट एक्विजिशंस फॉर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो दिस इज हाउ आई एंटर्ड इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ HR। बट बिलीव मी, यही तो एक ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी ध्यान देते हैं हमारे बॉडी के जो शोई पार्ट्स रहते हैं, आप बाइसेप्स डेवलप करते हो, आप अपने लेग्स पर एक्सरसाइज करते हो, नो वन कॉन्सेंट्रेट ऑन बैकबोन, बट एक्चुअली पूरी बॉडी को स्टैंड करने के लिए बैकबोन इज नीडेड, अ स्ट्रॉन्ग बैकबोन इज नीडेड। सो दैट इज HR फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली। सो ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट की मुझे, और देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग इट। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन HR ड्यूरिंग my work life. फिर उसके बाद I did some couple of courses from IIM Indore, and that also is specifically related to HR and related topics. Then lots of other researches, and till date I am learning HR. HR एक ऐसी फील्ड होती है ना, अगर हम, जैसे आपने बताया कि बैकबोन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जैसे अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें तो विदाउट HR तो रन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल है। तो कैसा होता है कि जब कोई इंसान
उन्हें एचआर वाली पोजीशन पे आता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है, जैसे आपने बोला बैकबोन है, तो किस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मतलब आपको एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में, तो किस ये चीज़, अगर हम स्मॉल कंपनीज़ की ही बात करें तो अगर वो क्या देखे किसी पर्सन में हायर करने से पहले कि यार ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट संभाल सकता है? ओके, इसको हम 3 पॉइंट्स में बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। थ्योरेटिकल एचआर का नॉलेज होना, एकेडमिक्स में एचआर पढ़ा होना जिसमें आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, एचआर थ्योरम्स, एचआर थ्योरीज का नॉलेज होना, इट्स गुड टू हैव। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द पर्सन शुड बी मल्टीटास्कर, शुड बी एम्पैथेटिक। इसको मैं हिंदी में समझाऊं आपको तो संवेदनशील होना चाहिए, जो मानवीय संवेदनाओं को समझ सके, जो अपनी पर्सनल भावनाओं के ऊपर काबू पाकर आपके पास जो आपके एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं या एक हायरिंग मैनेजर आ रहा है या आपके सीईओ आ रहा है या सीएफओ आ रहा है, जब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आप उनको भी समझ सकें। बहुत ज़रूरी है ये। और फिर उसके बाद इनोवेटर, जो आदमी हमेशा, क्योंकि मैं एक चीज़ में हमेशा लाइटर नोट पर कहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग होती है जो आप किसी भी मशीन पे करें वो रिजल्ट सेम देगी, बट जब एचआर में कोडिंग करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं तो हर बार हर आदमी अलग रहता है, हर इंसान अलग रहता है, उसके हिसाब से आपको एक नया कोड वहीं डिराइव करके वहीं नया कोड टेस्ट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको टाइम भी नहीं मिलता और है। टाइम इट्स वेरी इम्प्रॉम्प्टू, यू हैव टू डू इट इमीडिएटली। सो ये जब आपको दिखे कि वो बंदा कितना आउटस्पोकन है, कितना मिलनसार है, उसको वो मानवीय संवेदनाओं को कितना समझ सकता है, बंदा डेफिनेटली एचआर इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम बनाएगा और आपकी कंपनी के लिए एक अच्छा रिसोर्स बनेगा। ये सूत्रधार होता है, ये वो माला का धागा रहता है जो पिरो के रखता है अलग अलग मोतियों को आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसको मेंटली स्ट्रांग होना, मल्टीटास्कर होना, एम्पैथेटिक होना और इनोवेटर होना, ये चीज़ें जब आप किसी एचआर में देखें so that person will be definitely a good resource for you। क्योंकि अगर एचआर की अगर हम बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, तो इसमें हायरिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें बेसिक, जैसे अगर हम बात करें 50+ जिसके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या क्या चीज़ें हैं जैसे कंप्लायंसेस में कि वो तो होनी ही चाहिए, मैंडेटरी? Very true. So, recruitment is just one part of the big circle. आप उसको बहुत छोटा, it's just the entry gate. But actual human resources को, या इसको मैं थोड़ा सा इसको modify करूँ, मैं इसको बोलूँगा human relations आपके शुरू होते हैं आपके employees से। Definitely you need to engage your candidates also. But जब candidate जब employee में convert हो जाता है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है, तब वो एक अलग रिलेशनशिप डेवलप होता है। अब वो रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली टू जस्ट सी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, बट यू हैव टू प्रोवाइड गाइडलाइंस इन द लेजिटिमेट वे। तो उसके लिए आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, लीगल इश्यूज, ये सब चीज़ों से आपको बचाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को और उस एम्प्लॉय को सही रास्ते पर ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। ये रोल भी एचआर को प्ले करना है। ग्रोथ वाला जो चीज़ होता है, जैसे छोटी कंपनी की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी मैं बहुत बड़ी कंपनीज को फोकस नहीं कर रही हूँ, छोटी कंपनी के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यही होता है कि अगर मुझे कोई कंपनी सेटअप करना है तो सबसे पहला थॉट आता है दिमाग में कि टीम कैसी होनी चाहिए, ठीक है? तो उसमें फिर बात आती है कि हमारा एचआर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए। तो जैसे ग्रोथ वाला जो चीज़ आपने बोला, तो ग्रोथ वाली चीज़ें एक एचआर कैसे प्लान कर सकता है टीम वाइज अगर हम बात करें? सो एचआर को एचआर में जो एचआर प्रोफेशनल्स, जो एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं, आप उसको डिफरेंट नेम्स देते हैं। कुछ लोग रिक्रूटर्स हायर करते हैं, कुछ एचआर इंगेजमेंट मैनेजर्स रहते हैं, कुछ एचआर ऑपरेशनल मैनेजमेंट रहते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो एचआर काफ़ी हद तक ऑपरेशंस और एडमिन इश्यूज में भी इन्वॉल्व रहता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एचआर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि जो भी नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है कि नहीं है, करेक्ट?
तो उसके लिए पहले एचआर के अंडरस्टैंडिंग उस ऑर्गेनाइजेशन के विजन और कल्चर की होना बहुत ज़रूरी है. सो एज अ सीईओ या एज अ स्टार्टअप जब आप फाउंडर्स को फाउंडर्स जब किसी एचआर प्रोफेशनल को हायर करने लगते हैं और हायर करने के बाद सबसे पहले आप ये मेक श्योर करो कि आप अपना विजन पहले तो खुद प्रॉपरली डिफाइन करो और उस एचआर प्रोफेशनल को कंप्लीटली मेक देम अंडरस्टैंड कि ये हमारा विजन है, हम इस वे में जाना चाहते हैं अब और हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर डेवलप करना चाहते हैं एंड टेक अ बाय इन ऑफ दैट एचआर प्रोफेशनल ऑल्सो. क्योंकि कई बार हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें एस्पायर करते हैं जो प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर सिचुएशन और टाइमिंग के लिए पॉसिबल नहीं होती. बहुत बार होता है. तो वहाँ पर ही हमें उस एचआर प्रोफेशनल की बाय इन और उसकी स्मार्टनेस की नीड रहती है कि वो हमें बताए टू डेवलप द कल्चर. दैट्स व्हाई एचआर प्रोफेशनल्स आर नाउ कॉल्ड एज द कल्चर मैनेजर ऑल्सो और कल्चरल डायरेक्टर्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दीज आर द पीपल जो इवन educate CEOs and CXOs also कि हमारा कल्चर इस तरह होना चाहिए. दिस इज अ नीड ऑफ टाइम. आज से 50 साल पहले का जो एम्प्लॉयज़ होते थे और आज के एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है. तो वहीं पर एचआर प्रोफेशनल्स का फर्स्ट रोल प्ले आता है दैट दे हैव टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, नॉट only for the employees but also for the executives also, for the leaders also, so that they have एक common culture create करे. अब उस एचआर प्रोफेशनल को वैल्यूज पता चल गई, कल्चर पता चल गया, प्लस आपका विजन पता चल गया. अब उसके बेस पे ही विल डिफाइन द रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस कि किस तरह का एम्प्लॉय होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जो एग्जिस्टिंग है उनको ओरिएंट करना है, उनको ट्रेन करना है, जो नए आ रहे हैं उनको फिल्टर आउट भी करना है वहीं पर, जो उस विजन से इम्बाइब्ड हो जिनके. सो हार्ड स्किल्स तो ठीक है आप इवेल्युएट कर लोगे टूल्स के साथ, बट सॉफ्ट स्किल्स, उनका माइंडसेट, उनका एट्रीब्यूट्स, उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट, ये सब आइडेंटिफाई करना एक एचआर प्रोफेशनल का वर्क है. सो दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन दैट डायरेक्शन. सो यहाँ पर फिर अब एचआर एंगेजमेंट मैनेजर्स का रोल आता है. तो रिक्रूटमेंट में पहले आपने कल्चर सिखा दिया, आपने वहाँ पर वो फिल्टर आउट कर देंगे. अंदर आने के बाद एंगेजमेंट मैनेजर्स पूरी तरह से वो कल्चरल इम्बाइब करेगा हर कैंडिडेट के अंदर, सो दैट देयर विजन इज सेम, उनका थॉट प्रोसेस सेम, वेज ऑफ रीचिंग दैट रिजल्ट मे बी डिफरेंट एंड शुड बी डिफरेंट. दैट वर्सिटैलिटी, जो वो भिन्नता जरूरी है. बिल्कुल. क्यों तभी तो एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा. अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 1000 एम्प्लॉयज़ हैं और सभी एक ही चीज़, एक ही सब कुछ करते जा रहे हैं, सेम ड्रेस कोड में आ रहे हैं, सेम सब कुछ करते जा, तो इट विल बी अ डल एनवायरनमेंट. वाइब्रेंसी तो तभी आएगी ना जब अलग थॉट प्रोसेस होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होगा, एंड देन दे विल कम टू अ कॉमन रिजल्ट. इस पूरे को कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना और कंट्रोल करने का काम रहता है एचआर प्रोफेशनल का. So this is the need of time and this will be need of time for long also. मतलब मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि जो एचआर वाला जो जॉब होता है वो बहुत नॉर्मली, मतलब लोग ऐसे ही प्ले कर जाते हैं कि ठीक है, लेकिन जब उस इंडस्ट्री में अगर हम भी देखते हैं, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें, तो जब मैं हमारे एचआर को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार हमसे ज़्यादा एज एन फाउंडर से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं. मतलब उन पे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारे एम्प्लॉयज़ अगर कुछ चीज़ हो जाती है, मतलब वो लोग उनसे इतना फ्रीली बात कर लेते हैं. हर एक इंसान का बहुत बारीकी से ध्यान रखना कि यार ये आज ऐसा क्यों बैठा है, एक वीक से इतना ही डिप्रेस्ड क्यों है, तो वो चीज़ें समझना, फिर उन्हें सॉल्व करना. तो मतलब ये वाला, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि किस तरीके की क्वालिटीज़ मैटर करती है इसमें. वेरी ट्रू. और अगर आपके पास ऐसा एचआर है तो आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट हिम और हर कि दिस इज रियली रियली ग्रेट इफ दे हैव एन आई कि वो ये पता कर सके कि कौन सा एम्प्लॉय का मूड स्विंग क्या हो रहा है. बिकॉज दैट्स द फर्स्ट ट्रिगर. आपके अगर कहें ना कि रेड फ्लैग कब रेज हो जाना चाहिए, अगर आपका कोई एक हाई परफॉर्मर इज नॉट, कुछ ट्रेट्स होते हैं जैसे अगर लेट आ रहा है रेगुलरली फॉर 1 वीक, जो यूजुअली वो 2 साल से टाइम पर आता था बट लास्ट 1 वीक से वो लेट आ रहा है,
एक हैप्पी टू गो पर्सन था, हैप्पी टू लकी पर्सन है जो एंजॉय करता था ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज अगर वो थोड़ा सा डिप्रेस चल, सो दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स। अगर ये आपका HR एंगेजमेंट मैनेजर या HR ऑपरेशन मैनेजर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहा है, दिस इज रियली अ ग्रेट ट्रेट। और इसके बेस पर यू कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट फोकस आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर देना है, आप उनके साथ किस तरह इंगेज होंगे पर्सनल लेवल पर, ताकि आप इन फुल कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी आप उनसे पता कर सको कि कुछ पर्सनल एंड पर कुछ इश्यूज हैं, प्रोफेशनल एंड पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व इट बिफोर कि वो रेजिग्नेशन तक बात आ जाए। बिल्कुल, इसमें बहुत बहुत प्यारी चीज़ है एक, अगर मैं हमारी टीम की बात करूँ तो हमारे HR ने हमारी पूरी टीम को इस तरीके से डेवलप कर दिया है कि अगर कोई, जैसे मूड स्विंग्स का बात हुआ कि अगर यार कोई मेरा कलीग ही है जिसका मूड स्विंग हो रहा है, अगर HR नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो जो पर्टिकुलर पर्सन है सेकंड, वो आके उससे बात करेगा, चीज़ें समझेगा। अगर वो HR तक, बहुत बार होता है न्यू ज्वाइन ही नहीं जा पाते HR तक, तो वो खुद आके उस चीज़ें समझेगा, फिर HR को बोलेगा। तो ये वाली चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि इसके लिए आपको एक HR बहुत वैसा चाहिए जो चीज़ें समझ पाए आपके। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने जब आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वो जो मानवीय संवेदना है, समझना, एम्पैथेटिक। आज हम बॉट्स की बात करते हैं, आज हम AI/ML की बात कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर भी मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में या अपने कंसल्टिंग में और अपने मैनेजमेंट डिस्कोर्सेज में एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, कितना भी हम रोबोटिक्स की तरफ चले जाएं, कितना भी हम AI की तरफ चले जाएं, दो चीज़ें हमेशा रहेंगी जो ह्यूमन ही कर सकता है, वन इज़ एम्पैथी एंड वन इज़ इनोवेशन। बिल्कुल। तो और यही दोनों काम एक HR प्रोफेशनल की प्रायोरिटी रहनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, आजकल सब बॉट्स कर लेते हैं, आजकल ऑटोमेटेड प्रोसेसेस आ गए, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स आ गए, वो सब आपको मैनेज करके दे देंगे। बट आप किसी के इमोशंस को कैसे जज करोगे? कोई मशीन आपके साथ इमोशंस कैसे जज करेगी आपके? आप ठीक है, थोड़े से आपने साइकोमेट्रिक के एनालिसिस कर लिया, थोड़ा सा आपने उसका हैप्पीनेस सर्वेस कर लिया, बट वो जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आप करेक्ट रिजल्ट्स पर नहीं जा पाओगे। इसीलिए एक HR प्रोफेशनल की नीड आज भी है, पहले भी थी, नाम बदलते गए, पर्सनल डिपार्टमेंट से HRD बना, HRD से HRM बना, फिर HCM बना, अब हम बॉट्स की बात करने लग गए हैं जहाँ ह्यूमन एंड बॉट्स वर्क टुगेदर इन अ डिपार्टमेंट, और आगे और भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी। बट स्टिल जो एम्पैथेटिक, जो माइंड रीड करने की बात है, जो हेल्प करने की बात है, वो हमेशा एक ह्यूमन रिसोर्स ही कर पाएगा और ह्यूमन प्रोफेशनल ही कर पाएगा। सो इनफैक्ट मैं तो कई बार कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए एनकरेज करना चाहिए अपने HR को, वेयर दे लर्न साइकोलॉजी ऑल्सो। ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपकी कंपनी में एक अच्छा, जैसे अभी आप आपके HR प्रोफेशनल, आप आपके HR मैनेजर की बात कर रहे हैं, इफ ही और शी इज स्मार्ट HR प्रोफेशनल, सो यू शुड put some efforts to make her to provide her some psychology trainings। तो उससे उसके skills enrich होंगे, और वो मूड स्विंग्स की जो हम बात कर रहे हैं या चेंज ऑफ एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसको वो बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे और बेटर वे में हैंडल कर पाएंगे, विच इज़ जो उस ट्रेनिंग कॉस्ट से 100 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिल्कुल ही, ये तो काफ़ी मतलब एक वैसा हो जाता है कि टीम के लिए बहुत ज़्यादा उनकी टीम इन्हांस होती रहेंगी। इसमें कैसा होता है कि जब छोटी टीम होती है, ठीक है, तो बहुत इजीली ये चीज़ें हर कोई ऑब्जर्व कर पाता है, लेकिन अगर टीम बड़ी हो गई तो वहाँ पे ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें मतलब या तो फिर वहाँ पे HR मैनेजर में हमारी टीम बढ़े, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे ऑटोमेटिकली हम लोग ये एनालाइज कर ले कि हाँ यार यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है अभी। वेरी ट्रू एंड एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एक स्टार्टअप के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेज की बात करें, तो वहाँ पर ओनली इनहेंसिंग HR टीम इज नॉट द गुड सॉल्यूशन। इनफैक्ट यू हैव, आपको वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर या एक प्रोसेसेस ऐसे सेट करने पड़ेंगे विच इज कॉल्ड द सेल्फ सर्विस मैनेजमेंट, जहाँ मैनेजर्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा टू डू सम HR पोर्शन, एंगेजमेंट पोर्शन फॉर देयर ओन टीम। थिंक अबाउट अ कंपनी जहाँ पे 500 एम्प्लॉयज़ हैं और आपके पास 20 मैनेजर्स हैं और 20 मैनेजर्स
सो अगर हम बात करते हैं एवरेज 30 to 40:1 HR, कुछ लोग 50:1 HR की बात करते हैं और आजकल तो 100:1 HR की बात करने लग गए। तो इतना ह्यूमन इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन यू एनरिच आपके मैनेजर्स को, कि वो उनको सेल्फ सर्विस मैनेजर्स बनाए, उनको वो प्रोसेसेस और वो टूल्स प्रोवाइड करें। और अभी तक क्या होता था कि जो अच्छा टेक्निकल परफॉर्मर है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उसी को ही टीम लीड बना देते हैं। बिल्कुल। बट टीम लीड बनने के बाद उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, वो लर्न भी करेगा नए आर्किटेक्चर। बट व्हाट अबाउट पीपल मैनेजमेंट? पीपल मैनेजमेंट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ट्रेंड्स। तो इज ही अ गुड पीपल मैनेजर और नॉट? ये आइडेंटिफाई करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजर्स अंडर HR रोल्स ओनली। तो वहाँ उनको ओरिएंट करना, ट्रेन करना, और अगर नहीं है गिव देम IC रोल, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में ही रहने दो, अपग्रेड करो, आप उनको आर्किटेक्ट बनाओ, बट आइडेंटिफाई इन दैट टीम कि कौन अच्छा पीपल मैनेजर है एंड मेक दैट पर्सन अ टीम मैनेजर। अब क्रिकेट टीम की बात करें तो कुछ अच्छे बैट्समैन रहते हैं, कुछ अच्छे बॉलर्स रहते हैं, बट हर कोई अच्छा कैप्टन नहीं बन सकता। हाँ, कई एग्जाम्पल्स हैं जो अच्छे बैट्समैन रहे हैं, जो बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, बट वो अच्छे कैप्टन नहीं रहे। सो कैप्टनसी के लिए एक अलग तरह के ट्रेड्स की रिक्वायर्ड, सेम इज फॉर मैनेजर्स। फिर वो मैनेजर्स जब आपके बन जाते हैं, फिर उन मैनेजर्स को आपको एम्पावर करना पड़ेगा, मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द टीम, ग्रोथ एंड देन एट्रिशन मैनेजमेंट ऑल्सो। फिर आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक वर्ड होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल डिफाइन करना पड़ेगा। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक मैनेजर वो डिलीवरी भी करे और अपने 50 पीपल टीम का HR भी मैनेज करे। फिर आपको उस मैनेजर के अंदर में एक लिमिटेड टीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 12 कुछ रेशियोज हैं, देयर आर डिफरेंट थ्योरम्स इन द मार्केट, इन इंडस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं कि 12 इज द गुड नंबर, कुछ बड़ी प्रोडक्ट कंपनीज कहती है कि 6 इज द गुड नंबर, कि आपके डायरेक्ट रिपोर्ट सिर्फ 6 होने चाहिए, 6 के नीचे फिर और आप उनको फिर रिस्पॉन्सिबल बनाओ कि वो फर्दर 6 को, इस तरह से आप एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर बनाओ। अब ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। दिस ऑल्सो कम्स अंडर HR रोल। हाँ, मतलब ये वाला, क्योंकि अगर हम जब कंपनी ग्रो होती है तो बहुत बार कंपनी के जो मेन प्लेयर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि क्या डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ भी, हिरार्की भी हमें HR ही सजेस्ट करती है। Exactly. So your internal HR or there are external HR consultants who come, understand the organizational structure, vision, and business scope, and accordingly they define the structure inside the organization. उससे आपका span of control manage रहेगा। तो उससे आपका ओवरऑल CEO की फिर अब उसको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि आफ्टर 6 मंथ जब वो रिव्यू कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरा एट्रिशन तो 30% 40% रीच कर गया। क्योंकि फिर आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल 6 लोगों का है, तो 6 में से एक भी जाएगा तो HR विल नो कि इस मैनेजर के अंडर में 6 में से 2 लोगों को प्रॉब्लम है। सो यू कैन फोकस इमीडिएटली। आप पोस्टमार्टम नहीं करोगे, आप इलाज करोगे। समझ गए। कुछ हो जाने के बाद फिर आप रीजंस नहीं ढूंढोगे। सो ये इस तरह से फिर आपको HR टीम नहीं बढ़ानी, आपको एम्प्लॉयज को वर्चुअल HRs बनाना है। सेम थिंग गोज विथ हायरिंग ऑल्सो, रिक्रूटमेंट ऑल्सो। तो जब आप बिल्कुल ब्लिट्ज स्केल हायरिंग करते हो, जब आपको अचानक आप अभी 100 पीपल एंड यू वांट टू बी 5x in 1 year, you got big projects, luckily you got good investment, you got everything good, and you think that I should grow this organization by 2x 3x 5x in a year. It's not good. ये सही नहीं है कि आप केवल वो 2 या 5 रिक्रूटर्स के ऊपर ही एक्सपेक्ट करो कि वो लोग अचानक 100 लोग नए और इमीडिएटली हायर करके ला देंगे आपको। पॉसिबल ही नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। बट यही हो रहा है। एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि हमने 2 नए रिक्रूटर्स ले लिए, हमने 5 नए रिक्रूटर ले लिए, दे विल हायर 100 पीपल फॉर अस इमीडिएटली। वहाँ पर यू हैव टू एंगेज योर एम्प्लॉयज एंड मेक देम अ वर्चुअल रिक्रूटर फॉर यू। क्रिएट अ गुड इंटरनल एम्प्लॉय रेफरेंस प्रोग्राम्स एंड एनकरेज देम कि वो आपके जॉब पोस्टिंग को वो वायरल करें। तो अभी तो आपके सिर्फ 5 रिक्रूटर्स वायरल कर रहे हैं डिफरेंट जॉब बोर्ड्स पर, बट अब जब आपके 100 एम्प्लॉयज वायरल करेंगे तो थिंक अबाउट द अप्रोच। तो न्यूरल नेटवर्क में सोचो कि कितना बड़ा
लोगों तक वो आपके जॉब पोस्टिंग चले जाएगी, वहाँ से रेफरेंसेस आएंगे, तो कितने सारे हैंड्स आपके लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं. एंड देन पुट अ प्रोसेस वेयर योर HR इज एक्चुअली टॉकिंग टू सिलेक्टेड वंस ओनली. सो इन दिस वे यू विल आइडेंटिफाई कि आपके पास एक वर्चुअल टीम ऑफ HRs हैं जो आपके मैनेजर्स हैं, वर्चुअल टीम ऑफ रिक्रूटर्स हैं. सो विद दैट लिमिटेड HR टीम एंड सम एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, एक्सटर्नल वेंडर्स जो भी आप यूज करते हैं, यू आर ग्रोइंग 5x टाइम्स, 3x टाइम्स. ये वही चीज़ हो गया जो आपने बोला था कि इनोवेशन वाला जो चीज़ है कि HR में क्वालिटी होनी चाहिए. तो अगर इस तरीके की, ये बहुत बेसिक बोला आपने कि यार रिक्रूटमेंट हमने एक चीज़ कंसीडर कर ली, ऐसे हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो कि की जा सकती है एक अलग वे में, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं. वेरी. इसके लिए तो फिर HR को बहुत कंटिन्यूस लर्निंग रखनी पड़ेगी अपनी चीज़ों के लिए. HR हैज टू डू लर्निंग, और सभी स्टेज पर, मतलब इवन आफ्टर 20 इयर्स इफ यू सी, मैंने कल एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया. गिविंग दिस एग्जांपल कि आपको रोज नई, क्योंकि आप ह्यूमन से डील कर रहे हो, ये स्पीशीज डे टू डे इवॉल्व हो रही है. आज हम कितनी 20 इयर्स में हम लोग पहले मिलेनियल्स सुनते थे, फिर जेनजीज आ गया, अब कुछ नया वर्ड आने लग गया. सो आप सोचिए ना कि 1900 जो 99 तक बॉर्न है, या उन्होंने अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा है जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे और रिटायर होकर उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते थे. फिर उसके बाद की जो जनरेशन आई, उन्होंने देखा है कि उनके पेरेंट्स एक कंपनी में काम करते थे, वहाँ रिसेशन आ गया. आप यू रिमेंबर हर 10 साल के बाद 2001, 2009, 10, 2020 कोविड, तो कुछ ना कुछ रीजन से रिसेशंस. तो ये जनरेशन ने रिसेशंस भी देखे हैं, उनका माइंडसेट एक अलग होगा. फिर एक और जनरेशन आई जिसने सिर्फ स्लो डाउन देखा है, इसने ग्रोथ नहीं. सबके माइंडसेट्स अलग है. तो अब एक HR प्रोफेशनल को तीनों जनरेशन्स को डील करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो हाउ स्मार्ट दे नीड टू बी इस, और वो स्मार्ट कब होंगे जब वो लर्न करेंगे, दे हैव मोर नॉलेज. ये तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है. सो लर्निंग, एवरीडे लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर HR. अभी आयरनी क्या है, HR इज बिजी विद डे टू डे एक्टिविटीज इन सच अ वे कि उनके पास खुद का लर्निंग स्कोप खत्म होता जा रहा है, एंड नो वन केयर्स अबाउट इट. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब आप एक 100 पीपल एम्प्लॉय कंपनी है, आप एक HR मैनेजर आपने हायर किया, एंड यू आर वेरी इम्प्रेस्ड क्योंकि इनिशियल 6 months 1 year दे डिड, जो उन्होंने पहले से लर्न किया रहता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं. तब तक सिचुएशनल चेंज हो जाती हैं 2 साल के बाद. फिर 2 साल के बाद आपको लगता है यार ये कोई नई चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमें ही टाइम नहीं दिया, आपने उसको टाइम ही नहीं दिया 2 साल के अंदर कि वो नई चीज कुछ लर्न कर पाए. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एनकरेज योर HR मैनेजर्स एंड HR पीपल टू डू सम वर्कशॉप्स एंड अंडरगो सम ट्रेनिंग्स ऑफ साइकोलॉजी about this new technologies which is coming, emerging technologies, push them to learn something new and create this learning culture not only for HR. I think ये तो अब हर डिपार्टमेंट में, हर मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट है, हर जो भी एक एस्पायरिंग टीम लीडर है, सबके लिए रेगुलर लर्निंग और कंटिन्यूस लर्निंग इज मस्ट, इज मैंडेटरी नाउ. इफ यू स्टॉप लर्निंग यू विल स्टॉप ग्रोइंग. वैसा है ना कि अगर कंटिन्यूस लर्निंग नहीं होगी हर एक डिपार्टमेंट की, तो उनकी ग्रोथ एक स्टेप पे आके रुक जाएगी, क्योंकि उसके बाद उन्हें पता ही नहीं. जैसे HR का आपने बोला कि हमने अगर उन्हें टाइम ही नहीं दिया तो फिर वो आगे क्या इनोवेट करेंगे, वही रिपीटेटिव चीजें चलती जाएंगी. एग्जैक्टली. इसमें क्या टूल्स हैं जो HR यूज कर सकते हैं, मतलब जो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज आपने बोला, तो वो लोग टूल्स यूज करके उन चीज़ों को कम करके, रिड्यूस करके, उनका टाइम जो बच रहा है उसे लर्निंग पे इन्वेस्ट कर सकें उनके. ग्रेट क्वेश्चन. इसके पीछे एक छोटा सा साइंस है. ओके, आपको सिर्फ बैठना है एंड डिफाइन ऐसा कौन से टास्क जो मैं दिन भर करता हूँ या करती हूँ जो रिपीटेटिव है, जिसमें मुझे सोचना नहीं है, इसमें मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना. राइट इट ऑन वन पार्ट ऑफ द पेज. ऐसा कौन से टास्क और थिंग है, चीज़ें हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ इनोवेट करना है, जहाँ मुझे हर बार कुछ नया सोचना पड़ता है. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. आपको एक न्यू जॉइनर के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं. इसमें कुछ कॉग्निटिव, कुछ मेंटल लेवल, कुछ नहीं करना, लेकिन आपको करना पड़ता है. आपको पता है कि ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, यही लेने हैं
और इसको इस फाइल में लगाना है और इस यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। पुट इट गिव दिस थिंग्स टू अ बॉट, क्योंकि इसमें आपका इनोवेशन कुछ नहीं है। ठीक है। ओरिएंटेशन डे पर मुझे लेक्चर क्या देना है? ओरिएंटेशन डे पर मुझे ये देखना है कि मेरे फ्रेशर्स का ओरिएंटेशन हो रहा है, कि मैनेजर्स का ओरिएंटेशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ओरिएंटेशन हो रहा है, कि सेल्स पर्सन का ओरिएंटेशन हो रहा है। वो जो ओरिएंटेशन पिच है, वो जो ओरिएंटेशन स्केड्यूल है, वहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ ऑनबोर्डिंग वहाँ पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन वर्क है और ये बॉट वर्क है, रोबोटिक वर्क है। और हमारा ज्यादा काम इधर जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान इसी पे चले जाता है। देखते हैं फर्स्ट डे आप देखिए किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर पर्सन फोटोकॉपी मशीन के पास ही बैठा मिलेगा आपको। वो सिर्फ उनके फोटोकॉपीज ही करने में हेल्प करता रहता है। व्हाई दिस? पुट इट इन अ सेल्फ सर्विस रोबोटिक स्टफ। कैंडिडेट खुद ही सॉफ्ट कॉपी अपने स्कैन करके अपलोड कर देगा आपके ज्वाइनिंग डेट से 2 दिन पहले। सिंपल टास्क। और आपने कितना टाइम सेव करा और कितना इनोवेशन के लिए टाइम मिल गया आपको कि वो लर्न कर सके कि मेरी इस बार इस मंडे को आई हैव 6 सेल्स पर्सन ज्वाइनिंग। सो वो ओरिएंटेशन एक बहुत अलग होगा। और वहीं पर अगर वो कह रहा है कि नहीं ये तो मेरा अभी इंटर्न्स का ज्वाइनिंग का डे है, तो उनका ओरिएंटेशन एक अलग रहेगा। अब ये यहाँ पर वो अपना कॉग्निटिव माइंड यूज कर सकते हैं। तो दिस इज वन एग्जाम्पल कि टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से काम आप प्रोसेस और सिस्टम्स को दे सकते हो और कौन से काम आपको अपने लिए रखना चाहिए। इसमें जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे रिक्रूटमेंट के लिए, आपने बोला था कि अगर मुझे 500 प्लस कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना है विद इन अ ईयर, ठीक है, तो उसमें जो फिल्टरिंग होता है कैंडिडेट का, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है ना कि मैंने बहुत जगह जॉब पोस्टिंग करी, मुझे बहुत कैंडिडेट्स का डेटा हो गया, अब उन्हें फिल्टर हम लोग कैसे कर सकते हैं? एज एन एचआर मुझे आइडिया असेसमेंट टूल्स हैं, लेकिन मेरी कंपनी उनके लिए पे नहीं कर रही है, बहुत रॉ लैंग्वेज में बोले नहीं कर रही है पे, पर मुझे खुद ही कॉल करके उन्हें फिल्टर करना है। तो क्या प्रोसेस है जो एक एचआर कर सकता है जिससे उसको जो फिल्टरेशन है 500 कैंडिडेट्स का वो रिड्यूस हो के 50 to 60 कैंडिडेट्स तक आ जाए? देखो आइडियल आंसर तो एक अच्छा रोबोटिक रेज्यूमे वेटेज टूल्स जो आते हैं वो है आइडियल आंसर। बट इन स्पेसिफिक केस जहाँ पर अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको टोटली नहीं कर, सो ऐसे केस में मेरा सजेशन ये रहेगा, पुट द फिल्ट्रेशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म इटसेल्फ। ड्राफ्ट 4 or 5 टॉप स्मार्ट क्वेश्चंस देयर, जिसमें यू कैन आइडेंटिफाई वेदर दिस पर्सन इज राइट फिट फॉर अस और नॉट। आजकल सभी जॉब बोर्ड्स पर वो फिल्ट्रेशन क्वेश्चंस आते हैं, नौकरी पर भी आता है, जॉब अपना लिंक्डइन भी लेने लग गया, लिंक्डइन जॉब पोस्ट भी, और भी बहुत सभी टूल्स यूज करते हैं। तो पुट सम स्मार्ट क्वेश्चंस देयर and make it mandatory that application will not be complete unless you fill up these questions. Okay. Now you will automatically get a 3-star, 2-star rating based on these relevant questions by applications. So make your HR or your recruiter to talk to only to the relevant top basic filtration. Filtration तो आपने क्या करा, आपने एक्चुअली जो HR का फिल्ट्रेशन का टास्क है आपने डेलीगेट कर दिया उस एप्लीकेंट के ऊपर। सो हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, जो आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता है, जो आपकी कंपनी को अप्लाई करना चाह रहा है, ही विल स्पेंड एक्स्ट्रा 5 minutes आंसर दोज क्वेश्चंस। अगर वो रेलिवेंट हुए ऑटोमेटिकली वो सिस्टम आपको रेलिवेंसी दे देगा। सो यू हैव रिड्यूस्ड योर वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। बिल्कुल, ये तो एंड द प्रोसेस इज ऑप्टिमाइज्ड। इसमें अगर हम एआई की भी बात करें, ठीक है, तो क्या चीज़ है, मतलब अगर हम पहले प्रोसेस देखें आज से 5 साल पहले का हायरिंग प्रोसेस, एचआर का प्रोसेस सारा अगर हम देखें, तो अब अगर देखेंगे तो बहुत चेंज हो गया है। और अब आने वाले टाइम एआई का है इन सारी प्रोसेस में भी। तो किस तरीके से एआई कौन कौन सी प्रोसेस है जो चेंज कर सकता है इसमें? एआई कैन बी अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि this artificial intelligence, use it as your buddy in your whole process. स्टार्टिंग से शुरू करें अगर प्रोसेस की स्टार्टिंग से, तो रिक्रूटमेंट में देखिए, क्योंकि आजकल विद हेल्प ऑफ एआई एक बहुत सिंपल से टूल्स आ गए हैं कि मैं एक तरफ अपना जॉब डिस्क्रिप्शन डालूंगा, एक अपना रेज्यूमे डालूंगा, एंड आई विल गेट अ फैब्रिकेटेड रेज्यूमे। इस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैचिंग रेज्यूमे बन जाते हैं।
Now this is another challenge for a recruiter to identify whether it's a right. But we have to counter it. हमारे पास वो AI tools भी available हैं जो वो fabrication को identify भी कर लेता है और बता भी देता है कि ये project, अब मैं अगर कहूँ कि मैंने एक big migration terabyte migration project को मैंने 2 हफ्ते में complete कर लिया, पॉसिबल नहीं। तो वो 2 चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज ऑफ 2 वीक्स और प्रोजेक्ट इज ऑफ बिग माइग्रेशन प्रोजेक्ट ऑफ फ्यू टेराबाइट्स। नहीं पॉसिबल, तो वो रीड कर लेगा एंड वहाँ पे रेड फ्लैग्स मिल जाएंगे। AI will help you to identify behavioral aspect along with the hard skills, which is very much important। जो हम हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक पर जाए कि कल्चरल फिटमेंट कैसे चेक करते हैं, तो कल्चरल फिटमेंट में भी AI can help you। There are lots of psychometric questionnaire which you can prepare with the help of AI during your interview process। AI में आजकल जो बहुत नई चीज़ आ गई है which can actually identify your ergonomics, या उसको अगर हिंदी में कहूँ तो आपके हाव भाव को भी आइडेंटिफाई कर लेता है, आपके हैंड पोस्चर्स, आपके आई मूवमेंट्स, आई बॉल मूवमेंट्स के थ्रू भी यू कैन आइडेंटिफाई। क्योंकि वर्चुअल हायरिंग हो रही थी, ये कोविड टाइम पे बहुत अच्छा यूज़ हुआ था। उसमें एक साइंस होता है कि अगर आपके आई बॉल्स लेफ्ट टॉप पर जा रही है तो यू आर थिंकिंग, बट अगर राइट टॉप पे जा रही है तो यू आर फैब्रिकेटिंग समथिंग। तो ये इस आई मे बी रॉन्ग, बट इस तरह का एक साइंस है कि आपके आई बॉल्स किस तरफ जा रहे हैं और आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं और आपके बॉडी पोस्चर के हिसाब से यू कैन आइडेंटिफाई वेदर यू आर लाइंग और यू आर सेइंग ट्रूथ और यू आर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस। So these all are these all things can be identified with the help of AI। So use of AI is really good and I will encourage कि सभी HR को basically should use lots of AI tools as their buddies at every step। employee engagement में बहुत important होता है। सबसे important part जो हमेशा हम मिस कर देते हैं वो होता है exit interview evaluation। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड होता है वहाँ पर एग्जिट इंटरव्यू एवेल्युएशन में, जिसको हम सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं। कई बार मैनिपुलेटेड शीट्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं सीनियर्स को, विच इज एक्चुअली फैटल। यहाँ पर आई विल से कि यहाँ पर जितना लेस ह्यूमन इंटरवेंशन हो और जितना ज़्यादा AI इंटरवेंशन ज़्यादा हो वो बेटर है। दिस इज माई सजेशन टू इंडस्ट्री दैट स्पेसिफिकली जहाँ पर I am leaving our organization, I may not be happy with the HR also or I may not be happy with my manager, but अगर वही मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं आखिरी में, तो डू यू थिंक कि मेरा ऑनेस्ट होने के चांसेस कितने होंगे? बिल्कुल। अगर ये ऑटोमेट हो जाता है ये वाला चीज़, तो ये होता है आजकल। आप लॉट्स यहाँ पर आपको ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेस ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए, सो दैट योर candidate who was part of your family or employee who was part of your family is now leaving your family should give you a constructive feedback which will be helpful for you to correct something which may not be right। So इन सब चीज़ों को अगर हम आइडेंटिफाई करें, पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके विल आइडेंटिफाई कि किन प्रोसेस में ज़्यादा ह्यूमन वर्क होना चाहिए। इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो पर्टिकुलरली इमोशनल थिंग्स रहती हैं वहाँ पर आप ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा रखो, बट जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर एग्जिट हो गया या डॉक्यूमेंटेशन हो गया वहाँ पे लेस ह्यूमन कॉन्सेंट्रेट करें और मोर बॉट्स शुड वर्क ऑन। सर अगर हम बात करें अभी जैसे आफ्टर कोविड ये बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ गया है कि जो एम्प्लॉय रिटेंशन होता है, ठीक है, जो न्यू एज पीपल अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों का एक मेंटालिटी बहुत अलग होता है, तो उन लोगों के हिसाब से कंपनी का कल्चर बहुत अलग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर वही लोग हैं। तो किस तरीके की हायरिंग होनी चाहिए, किस तरीके का कल्चर उन्हें देना चाहिए, और ये लोग रिटेंशन वाला चीज़ इनके लिए बहुत कम होता है, तो हम किस तरीके से यहाँ उन्हें रिटेन कर सकते हैं? ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चन। अभी तो यही चल रहा है पोस्ट कोविड। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस ने भी और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर सभी ने एक नई चीज़ डिस्कवर करी कि वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। वी कैन डिलीवर प्रॉपरली, वी कैन create a product collaboratively virtually through virtual networks।
अब इसका आउटकम ये रहा है कि हमारे लिए एक नया स्कोप खुल गया, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट एम्प्लॉयज़। और एक और चीज़ जो रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुई है वो है, एंड आई शुड थैंक टू लॉट्स ऑफ मीडिया इवेंट्स, स्टार्टअप माइंडसेट्स। पोस्ट कोविड के बाद जब लोगों की जॉब्स चले गई तो दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग न्यू। हाँ, इनोवेशन बहुत बड़ा है। पोस्ट कोविड आप देखोगे कि बहुत सारे नए स्टार्टअप्स। तो आज की जो जनरेशन है इनके पास अब बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं। पहले वो बहुत एक यूनिडायरेक्शनल सोच थी, एक तरफ ही सोचना, जॉब करना है, घर चले जाना है, नहीं। और अब एंड दे थिंक कि ठीक है, हमारी ग्रोथ के अलावा वी नीड वर्क सेटिस्फेक्शन। सो वो सेटिस्फेक्शन लेवल अगर आप दे पा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, यू आर एबल टू रिटेन देम। अब ना सेटिस्फेक्शन अपने आप में, वर्क सेटिस्फेक्शन और वर्क ग्रोथ अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। आप इसको छोटे से पॉडकास्ट में अभी हम नहीं इसको कवर कर पाएंगे, बट जस्ट टू गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स, लाइक आज के जेनजीज वांट, पहले जो था उसको हम लोग नूडल्स जनरेशन कहते थे इन स्लैंग लैंग्वेज, कि जिनको हर चीज़ 2 मिनट में चाहिए रहती है। अब दे आर आज की जो जनरेशन है, जो अभी हम हायर कर रहे हैं, जो अभी 2 साल 3 साल पहले कॉलेज से निकले हैं, इनके कॉलेज प्रोजेक्ट्स में ही दे वर प्लानिंग फॉर सम स्टार्टअप्स। सो दे आर रेडी टू डू हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क ऑल्सो, बट उनको गोल अचीवमेंट का पाथ, वो विजन क्लियरिटी चाहिए। आज से 5 साल 10 साल पहले जो केवल जो बिल्कुल टॉप नॉच लोग थे वही सीईओ से जाके पूछते थे कि आपका 5 साल के बाद का विजन क्या है। जब हम इंटरव्यू लेते थे, हमारे पास आते थे लोग, तो उसमें से बहुत लिमिटेड लोग पूछते थे कि आज से 5 साल बाद आपकी कंपनी का ग्रोथ कहाँ जाएगा। और अब छोटे छोटे मतलब इंटरव्यू के टाइमिंग्स में ही मतलब 4 या 5 क्वेश्चन पूछो, उसके बाद ही वो इमीडिएट क्वेश्चन आता है फ्रॉम कैंडिडेट, कंपनी से सिक्योरिटी कितनी है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ये क्वेश्चंस आज से 10 साल पहले नहीं आते थे हमारे इंटरव्यू प्रोसेस में। तो ये इट्स अ ग्रेट पार्ट कि आप कैंडिडेट्स कितना एजुकेटेड है। आज एक एप्लीकेंट और एक यंग जनरेशन जो नई आ रही है, वो एक एजुकेटेड, फुल ऑफ डेटा एनरिच्ड जनरेशन आ रही है। इनफैक्ट डेटा से एक मैं हमेशा उन्हें लाइटर नोट कहता हूँ कि अब तो हम डेटा पॉल्यूशन से भी डील कर रहे हैं। जो जिस डेटा की नीड नहीं है वो भी हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा है। सो इतना डेटा एनरिच्ड जनरेशन को रिटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड 100% क्लियर कम्युनिकेशन, 100% क्लियर विजन, एंड गिव देम अ प्रॉपर ग्रोथ पाथ टू टेल कि हम लोग इस ग्रोथ पाथ से, हम कोलैबोरेटिवली इस ग्रोथ पाथ से चलेंगे एंड वी विल अचीव दिस विजन बाय दिस टाइमलाइन। वी विल सी दैट पीपल विल कीप वॉकिंग विथ यू इन हार्ड टाइम्स ऑल्सो। पहले की जनरेशन में ये प्रॉब्लम थी, आज की जनरेशन इज रेडी टू वॉक विथ यू इन हार्ड टाइम्स। वी हैव सीन लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। कोविड के टाइम पर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी या कई ऑर्गेनाइजेशंस जिनके जो फेल्ड स्टार्टअप्स है, जिनका पहला स्टार्टअप फेल हुआ, सेकंड फेल हुआ, बट दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद दीज पीपल। उनकी एक जो कोर टीम थी वो कंटिन्यूस थी उनके साथ। ये हमारे साथ भी हुआ था। हमारा पहला प्रोडक्ट जब ऐसे फेल हुआ था तो उस टाइम पे हमारे जो 4 लोग थे उसमें 2 लोग अभी भी हमारे साथ हैं। तो वही बिकॉज दे एक्चुअली उनका बाय इन था, वो आपके विजन के साथ इम्बाइब थे। उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था, आपके विजन के ऊपर कॉन्फिडेंस था, और आपको उनके स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस था। सो अब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन नहीं है, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू रीच टू अ कॉमन गोल। तो गोल डिफाइन करो, ग्रोथ पार्ट डिफाइन करो, क्लियर कम्युनिकेशन करो, शेयर योर गुड एंड बैड एंड इवन फेलियर्स आल्सो विद देम। सब अचीवमेंट्स भी, सक्सेस भी और फेलियर्स भी उनके साथ शेयर करो, दे विल स्टे विथ यू। सर, इसमें जैसे इस पूरे पॉडकास्ट को अगर हम कंक्लूड करें तो आपकी एडवाइस क्या होगी एज एन स्मॉल कंपनी के फाउंडर्स के लिए, एचआर्स के लिए, जो अपना करियर, कोई कैंडिडेट है वो एचआर में अब बहुत बड़े पोजीशन तक जाना चाहता है, और अगर मैं किसी कैंडिडेट की बात करूं तो इनके लिए एक एडवाइस क्या है आपकी जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए? ठीक है, उसको बहुत सिंपल 2-3 लाइन में कंक्लूड करूंगा। स्पेसिफिकली फॉर एचआरस, बी ह्यूमन दो यू आर डीलिंग विद बॉट्स।
Okay, keep learning and keep the vision of the organization and communicate it properly to all the employees. Keep in mind always कि end goal क्या है हमारे कंपनी के फाउंडर्स का, और उसको प्रॉपरली जॉट डाउन करके पूरे एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करके उसके उनको इन लाइन उनको उस हम सफ़र बनाए अपने सफ़र का. आप ये काम करेंगे यू विल डेफिनेटली ग्रो टू हाइट्स. इसके अलावा और कोई चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हैं कि एचआर्स को लर्निंग पर्सपेक्टिव से, अगर मैं एज एन फ्रेशर हूँ, मैं चाह रहा हूँ एचआर में अपना करियर स्टार्ट करना, तो कुछ बेसिक स्टेप्स जो मुझे फॉलो करनी चाहिए एचआर में मेरा करियर स्टार्ट करने के लिए? So start with generalist. Be a generalist HR, but direct yourself to be a specialist and be a data-driven, tool-enabled HR team. This is my advice to all the HR team members. ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड होपफुल ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एचआर में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक एचआर टीम बिल्डअप करनी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thanks a lot.